Hello friends, welcome to our segment I Enhance Advocate. I am in Akola and right now I have with me Advocate Vibhav Dikshit who is a practicing advocate in Akola District Court. Mr. Dikshit would be delivering a lecture on SURFACE Act. So without wasting more time, I would request Mr. Dikshit to commence his lecture. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much for inviting me as a guest of your on your channel. I'm glad to have you here in Akola, and I welcome you in Akola. Now, SURFACE Act 2002. Let me keep it easy for viewers to explain it in Hindi and most likely in English. सो सरफेसी ये एक्ट जो है इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट 2002। अब ये जो एक्ट है ये इनैक्ट हुआ है 2002 में। इस एक्ट के बारे में हम अभी हम जानेंगे। सो ये एक्ट क्यों बनाया गया, लेजिस्लेचर ने क्यों लागू किया गया, इस एक्ट के बारे में हम जानेंगे। ये एक्ट क्या है, ये एक्ट का किसको बेनिफिट है, प्लस ये एक्ट की प्रोसीजर क्या है। हम इस एक्ट या फिर इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने की या जिसको बेनिफिट होता है उसको बेनिफिट होने की प्रोसीजर क्या है। इसके साथ इसमें सिविल कोर्ट्स का क्या रोल प्ले करता है, सिविल कोर्ट्स या फिर कोर्ट्स क्या रोल प्ले करती है, इसके ट्रिब्यूनल्स क्या है, डीआरटी सो डीआरएटी, इसके ट्रिब्यूनल्स क्या है, जैसे ये सब एरिया हम आज के विषय में कवर करने वाले हैं। सरफेसी सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट। अब सिक्योरिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, इसका मतलब अब इसमें मैं आपको कुछ बेसिक डेफिनेशंस आपके सामने रखूँगा, उसके बाद इसका उपयोग सामने किया जाएगा। ये एक्ट बना है प्रॉपर बैंक्स जो है, बैंक्स के लिए बैंक्स को इसका काफ़ी अच्छा उपयोग हुआ है। जो नुकसान बैंक्स को पहले होता था उस नुकसान को कम से कम करने के लिए लेजिस्लेचर ने ये एक्ट बनाया। इस एक्ट का उद्देश्य यही था, जो नुकसान होता था बैंक्स को, एनपीए होने के बाद जो कस्टमर्स रहते थे बैंक्स के, जो उनको लोन रीपे नहीं करवा पाते थे, वो लोन रिकवर करने के लिए, वो पब्लिक मनी को रिकवर करने के लिए इंडिविजुअल से लेजिस्लेचर ने ये एक्ट बनाया है। अब इस एक्ट में बैंक्स के सामने बैंक्स की वजह से कुछ डेफिनेशंस आपके सामने रखूंगा, जैसे एसेट्स, लाइबिलिटीज, सिक्योर्ड एसेट्स, अनसिक्योर्ड एसेट्स, एनपीए, ऐसी कुछ आपके सामने डेफिनेशंस रखूंगा। एसेट्स, इसका मतलब है फॉर एग्जाम्पल एक 10 रुपए की नोट है, वो मेरी है, वो मेरा एसेट है। मैं अगर वो नोट किसी मेरे दोस्त को देता हूं, उसको कहता हूं कि भाई ये 10 रुपए तू रख फॉर एग्जाम्पल, और इसको 1 महीने बाद
उसने मांगने के बाद उसको मैं 10 रुपये देता हूँ और उसने 1 महीने बाद मुझे वापस देना है, तो 10 रुपये ये मेरी एसेट है और वही पैसे उसकी लाइबिलिटी है जो मैं उसे देता हूँ। ये हो गया सिंपल सा एक्सप्लेनेशन एसेट एंड लाइबिलिटी पर। जो मेरी एसेट है, जो मेरी कमाई है, या फिर जो मेरी मालिकाना हक है, वो मेरी एसेट है। और जो मुझे देना है, जो देने के लिए मैं जवाबदार हूँ, ये मेरा दायित्व है उसको देना, वो चीज़ मेरी लाइबिलिटी के तौर पर कहलवा सकते हैं या समझ सकते हैं। अब एसेट और लाइबिलिटी ये बैंक्स में कैसे आई? बैंक्स देती है लोन्स। मैं अगर कस्टमर हूँ, फॉर एग्जांपल मैं बैंक के पास जाता हूँ, एक बैंक के पास, कि मुझे लोन चाहिए, फॉर एग्जांपल होम लोन, कार लोन, गोल्ड लोन या पर्सनल लोन, कोई भी। इसमें लोन मैं मांगता हूँ तो मैं पैसे मांगता हूँ। अब ये समय दो चीज़ें सामने आती है बैंक के। एक होता है सिक्योर्ड लोन और एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। इन दोनों में सिक्योर्ड लोन कौन सी होती है? वो सिक्योर्ड लोन होती है जिसके बदले में जो एज एन कस्टमर मुझे पैसे मिलने वाले हैं, उसके बदले में बैंक मेरी तरफ से कुछ सिक्योरिटी उनके पास रखती है। वो होती है बैंक की सिक्योर्ड लोन। और अनसिक्योर्ड लोन यानी जिसके बदले में मैं बैंक को कुछ नहीं दे पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एकाध कोई फ्लैट या फिर कोई घर खरीदना चाहता हूँ और उसके लिए होम लोन लेना चाहता हूँ, तो मैं बैंक को वो फ्लैट मॉर्गेज करा दूंगा कि बैंक का इसके ऊपर लोन क्लियर होने तक हक है। वो हो जाएगा सिक्योर्ड लोन में। अनसिक्योर्ड लोन में मैं बैंक को कुछ नहीं दे पाऊंगा। पर्सनल लोन, फॉर एग्जाम्पल पर्सनल लोन अगर मैं लाख रुपए का मांगता हूं, 2 लाख रुपए का मांगता हूं, तो आज के कंडीशन में बैंक्स कम ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखकर कुछ देखकर दे देंगे। मगर होम लोन या फिर बड़ी अमाउंट के लिए बैंक्स सिक्योर्ड लोन प्रिफर करती है। सो कार लोन, जैसे कार लोन भी 10-15 लाख रुपए का लोन अगर हो जाता है, तो उसके लिए वो जो कार है, वो कार के आरसी के ऊपर चार्ज क्रिएट कराती है बैंक्स आरटीओ की तरफ जाकर। इसमें ये हो जाती है, वो जो गाड़ी हो जाती है, वो गाड़ी बैंक के यहाँ मॉर्गेज हो जाती है या फिर फ्लैट बैंक के यहाँ मॉर्गेज हो जाता है। ये लोन एग्रीमेंट जो रहता है, जब मुझे पैसे मिलते हैं उसके पहले जब लोन एग्रीमेंट होता है या फिर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस रहती है, वो समय ही बैंक्स हमें बता देती है कि अगर आपने लोन रीपे नहीं किया तो ये जो गाड़ी है या फिर फ्लैट है, ये हम आपसे रिकवर कर सकते हैं, इसका पोजीशन हम आपके पास से ले सकते हैं। और ये चीज़ हम आगे जाके अगर आपने हमें पैसे रीपे नहीं किए या फिर लोन रीपे नहीं किया, तो आपको हम फ्लैट रीसेल करा सकते हैं। ये दो चीज हो गई सिक्योर्ड लोन में। ये दो चीज हो गई सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। अब ये मेरी एसेट्स, लाइबिलिटीज, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, एनपीए। एनपीए में ऐसा होता है कि बैंक्स मैं फॉर एग्जांपल एज एन कस्टमर एक आध कोई लोन ले लेता हूँ मेरे फ्लैट के ऊपर। मैं फ्लैट पर लोन लेता हूँ और 15 लाख 20 लाख रुपए का कोई फ्लैट हो समझो,
लोन लेने के बाद 3 महीने में कंटिन्यूअस अगर एनपीए अकाउंट लोन रीपे नहीं कर पाता हूं, तो बैंक उस अकाउंट को यानी कस्टमर को एनपीए डिक्लेयर कर देती है। अब व्हाट इज एनपीए? एनपीए मीन्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट। दैट एसेट इज नॉट परफॉर्मिंग एज एन फॉर बैंक्स। वो हमने पैसे बैंक से लिए थे, बैंक ने पैसे दिए थे, मगर हम अगर एज एन कस्टमर मैं अगर बैंक को पैसे दे नहीं रहा पा हूं, तो बैंक के लिए वो एसेट नहीं रही, वो एसेट परफॉर्म नहीं कर रही। इसके लिए बैंक उस अकाउंट को और उस कस्टमर को नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोल के डिक्लेयर कर देता है। अब ये सब चीजें, ये डेफिनेशंस हो गई। आप ये सब आपके सामने विषय रहे। अब सरफेसी एक्ट का इस सब डेफिनेशन से क्या मतलब रहा, क्या संबंध रहा? हम देखेंगे सरफेसी एक्ट में लेजिस्लेचर ने सिर्फ और सिर्फ सिक्योर्ड लोन्स के रिकवरी के लिए बैंक्स को पावर दिया है कि आप सिक्योर्ड लोन्स की रिकवरी इस एक्ट के या फिर इस एक्ट के अनुसार मिले हुए पावर के अनुसार आप कर सकते हो। अब इसलिए बैंक्स अनसिक्योर्ड लोन्स के तरफ कम ध्यान देते हुए ज़्यादा रिस्क ले नहीं रही है और सिक्योर्ड लोन्स में ज़्यादा काम चल रहा है, ऐसा मुझे लगता है आज के तारीख में। तो हम सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट 2002, इसमें अब इस पूरे एक्ट के नाम को एक बार समझ लेंगे। ये एक्ट क्या था, ये एक्ट का नाम क्या है? इसमें सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, इसका मतलब अगर एज एन कस्टमर, बैंक्स कस्टमर, मैं लोन अगर रीपे नहीं कर पा रहा हूं और एनपीए हो चुका हूं, तो बैंक्स के पास 2 ऑप्शंस रहते हैं। एक तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 सरफेसी एक्ट के अंडर नोटिस कस्टमर को कि आप 60 डेज में ये लोन रीपे कीजिए, या फिर बैंक्स के साथ कुछ ARCs या RCs काम करती है, ये एजेंसीज रहती है, रिकंस्ट्रक्शन एजेंसीज, एसेट रिकंस्ट्रक्शन एजेंसीज भी इनको कहा जाता है। अब इनका क्या फायदा बैंक को? जो एसेट बैंक के लिए एनपीए हो चुकी है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो चुकी है, उस एसेट को रिकंस्ट्रक्ट करके उसमें से रेवेन्यू या फिर लोन का रीपेमेंट करना, ये काम अगर वो ARC एजेंसीज करती है, ARCs करते हैं, तो ये एक, और सेकंडली एक सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 की नोटिस भेजकर बाय लीगल वे, दोनों लीगल है, बाय लीगल प्रोविजन कस्टमर को, बैंक के कस्टमर को हमने अवेयर करना कि हम आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने वाले हैं और ये आपको अवॉइड करने के लिए 60 डेज में पेमेंट करना होगा लोन का। अब ये दोनों प्रोविजन में ऐसा होगा, दोनों सिचुएशन में सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स, ये फाइनेंशियल असेट्स के बारे में ही चल रहा है।
जो प्रॉपर्टी के लिए हम जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज की गई है वो प्रॉपर्टी के बारे में ही ये विषय चल रहा है। अब फाइनेंशियल एसेट यानी जो बैंक की एसेट है, जो बैंक की एसेट मॉर्गेज की गई है वही एसेट के बारे में ये विषय चल रहा है। एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट, सो व्हाट इज सिक्योरिटी इंटरेस्ट? सो ये इंटरेस्ट है जो बैंक कवर करता है, जो बैंक की जिम्मेदारी है। इसमें बैंक का इंटरेस्ट कवर करने के लिए एआरसीज भी काम करते हैं और कोर्ट्स भी काम करते हैं। कोर्ट्स इन द सेंस सिविल कोर्ट नहीं। सरफेसी एक्ट में सिविल कोर्ट को कोई पावर नहीं है, ज्यूरिसडिक्शन नहीं है कोई सरफेसी की केस एंटरटेन करने का या फिर केस चलाने का। सो सरफेसी एक्ट की या फिर ये प्रोसीडिंग की कोई केस सिविल कोर्ट में नहीं जाएगी। जाएगा क्या? सेक्शन 13(2) में अपन ने एडवोकेट थ्रू बैंक जब नोटिस भेजती है कस्टमर को, बैंक कस्टमर को, सो उसके 60 दिन के अंदर, अगर 60 दिन तक अगर कस्टमर बैंक को पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 के अंडर सिंबॉलिक पोजीशन के लिए एक नोटिस भेजते हैं। जो नोटिस उनके वो प्रॉपर्टी के ऊपर, फॉर एग्जांपल मैं एक हाथ कोई फ्लैट समझ लूं, तो वो फ्लैट के डोर के ऊपर एक नोटिस स्टिकअप करना, ये एक सिंबॉलिक पोजीशन का एग्जाम्पल यानी ये काम हो गया। वो सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 में ये होगा। उसके बाद कोर्ट का वहां काम जब आएगा तो वो जो है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास अपन सेक्शन 14 ऑफ सरफेसी एक्ट में फिजिकल पोजीशन के लिए जाते हैं। सो सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 के बाद सेक्शन 14 आएगा। सेक्शन 14 में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास बैंक एज एन अप्लीकेंट एक केस फाइल कर सकती है फॉर फिजिकल पोजीशन ऑफ द एसेट। अब ये एसेट को फिजिकल पोजीशन करा देने का या फिर उस एसेट का पोजीशन लेने का काम जो है वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अलाउ करते हैं विदाउट इशूइंग नोटिस फॉर नॉन अप्लीकेंट या फिर जो कस्टमर है बैंक के, उसको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ये पावर है। इसके बाद एक कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट करते हैं। वो कोर्ट कमिश्नर एक तहसीलदार, पुलिस स्टेशन, उस ज्यूरिसडिक्शन का एक पुलिस स्टेशन, इन सबको कोर्ट कमिश्नर और इनके सबके साथ अपॉइंट करके इन सबको वो एसेट का पोजीशन लेने के लिए जाते हैं। उस पोजीशन लेने के बाद हमें वो कोर्ट कमिश्नर बैंक को ये एसेट सुपुर्द करती है या फिर हैंड ओवर करती है कि आपका पोजीशन अभी सक्सेसफुल हो चुका है बाय वे ऑफ ऑर्डर ऑफ कोर्ट। अब इसके बाद अल्टरनेटिवली एक प्रोसीजर चलती है, एक एआरसीज का जो काम चलता है। एआरसीज का भी ऐसा ही कुछ काम है। इनमें ऐसा होता है कि जैसे उस प्रॉपर्टी के पोजीशन और सेल के बजाय वो पहले ये सोचते हैं वो एसेट लीज पर दी जा सकती है क्या, वो एसेट लीज पर देकर कुछ उसमें से रेवेन्यू निकल सकता है क्या। ये काम एआरसीज करती है। तो हम सब सोचेंगे कि इसमें बैंक्स का क्या फायदा। बैंक्स को इन एआरसीज के कंपनी में कुछ शेयर्स मिलते हैं, तो वो बैंक्स को भी
नॉन परफॉर्मिंग एसेट का के बजाय कुछ न कुछ परफॉर्मिंग एसेट मिल जाएगा, और ये कहानी यहाँ खत्म होने की जगह कुछ न कुछ काम उसमें चलते रहेगा उस केस में बैंक के। अब इन दोनों सिचुएशंस में एआरसीज रहे या फिर कोर्ट कमिश्नर और कोर्ट रहे, ये दोनों भी अगर पोजीशन लेने के बाद भी कस्टमर एसेट नहीं बेच पा रहा, यानी लाइबिलिटी नहीं रिपे कर पा रहा है, तो फिर ये दोनों वो एसेट सेल करने के लिए तैयार रहती है। वो प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल होता है, उसमें बैंक्स ऑक्शन कराती है और वो एसेट सेल कराती है। अब ये सब में मैं अगर कस्टमर हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अगर पैसे नहीं दे पा रहा हूँ तो वो बात अलग है, मगर मेरी लीगल रेमेडी क्या है? मैं कहाँ जाकर मेरी बात का कह सकता हूँ कि शायद मेरे साथ ये गलत हुआ है, ये मेरे साथ सही नहीं हुआ, तो ये चीज़ मैं जाकर कह सकता हूँ डीआरटी में। डीआरटी क्या है? डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल कहकर एक एज एन लोअर देन हाई कोर्ट ऐसा एक ट्रिब्यूनल बना है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल ही कहा है उसको। सो ये ट्रिब्यूनल में हमें बैंक्स आती है और बैंक और कस्टमर्स भी जाते हैं कि हमारी ये जो एसेट है ये हमें ये बैंक्स बेच रही है और ये हमारे साथ गलत हुआ है, और इसकी रेमेडी हम आप ही के पास मांग सकते हैं, आप ही को पावर है, और आप हमारी रेमेडी दीजिए, आप हमें ऐसी ऐसी सुविधा करा दीजिए। मगर उसके लिए भी पहले 25% अमाउंट हमें लोन की पहले डीआरटी में सबमिट करनी पड़ती है। सो अगर मेरा 1 लाख का लोन होगा तो मुझे 25,000 पहले डीआरटी में जमा करना पड़ेगा। अब इसके बाद डीआरटी में केस चलेगी। डीआरटी का अगर हमारा रिजल्ट अगर हमारे फेवर में नहीं आया तो ये केस जाएगी डीआरएटी। अब डीआरटी यहाँ महाराष्ट्र में मुंबई में, औरंगाबाद में और नागपुर में, यहाँ पर 3 जगह है। और डीआरएटी डिस्ट्रिक्ट डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल, सो ये अपीलेट ट्रिब्यूनल है सिर्फ मुंबई में। महाराष्ट्र में सिर्फ मुंबई में डीआरएटी ट्रिब्यूनल है, और डीआरटी के 3 ट्रिब्यूनल्स हैं। अकोला विदर्भ रीजन में आता है तो उसका जुरिस्डिक्शन नागपुर में आता है डीआरटी का। यहाँ पर केसेस चलती है डीआरटी की, इसका अपीलेट मुंबई में ही जाएगा। यहाँ पे अगर रिलीफ नहीं मिला है तो हम या कस्टमर मुंबई अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। सो अब इस सब ओवरव्यू में डीआरटी और डीआरएटी के ऊपर बहुत प्रेशर हो गया, क्योंकि काफ़ी सारी बैंक्स है, काफ़ी सारे कस्टमर्स है, और खासकर कोरोना जैसे पीरियड के बाद मार्केट की कंडीशन देखते हुए काफ़ी ऐसा आया है कि एनपीएस बहुत हो चुके हैं, एनपीएस की संख्या बहुत चल रही है। धीरे धीरे कंट्रोल आई, ये सब बात अलग, मगर डीआरटीज के ऊपर भी केसेस का लोड बर्डन बहुत आ चुका है। वहाँ पर समय डीआरटी के जजेस को देना, सबको इक्वल देना बहुत कठिन हो पा रहा है।
तो ये चीज के इस प्रॉब्लम के लिए एक सॉल्यूशन या फिर एक वे भी इसमें निकल के आया। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड सिर्फ कंपनीज और कॉर्पोरेटिव इंस्टीट्यूशंस को लिक्विडेट करने के लिए ये कोड आया। सो इसमें अगर बैंक्स इन कंपनीज को, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज या फिर ऐसी कोई कंपनीज है जिन्होंने बैंक्स से लोन लिया है और वो अमाउंट बड़ी हो, तो ये लिक्विडेशन, इस अमाउंट का लिक्विडेशन करने के लिए बैंक्स इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का सबसे ज़्यादा फायदा या फिर इसका उपयोग बैंक्स तब कर पाई जब जो बड़े अमाउंट्स है उसकी रिकवरी या फिर उनकी लिक्विडेशन और रिकवरी का काम बैंक्स एनसीएलटी जाकर कर पाई। एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अब एनसीएलटी मुंबई जो ट्रिब्यूनल है वहाँ पर सब कंपनीज रजिस्टर करते हैं और रजिस्टर होने के बाद वहाँ लोन्स रिकवर करने के लिए बैंक्स वहाँ जाती है। सो बैंक्स या कंपनीज का जो सब लोड है वो डीआरटी डीआरएसी से हटकर एनसीएलटी आ चुका। वो थोड़ा डीआरटी के तरफ रिलीफ ऐसा देखने मिला कि जैसे यहाँ से काम कम हो चुका है और एनसीएलटी के तरफ जा चुका है। ये चीज का बैंक्स को भी फायदा मिला कि बैंक्स का जो एसेट है वो रिकवर करने के लिए या लिक्विडेट करके रिकवर करने के लिए बैंक्स को काफ़ी सहूलियत मिल गई और उनका काम जल्दी होने लग गया। इस चीज़ का ऑल ओवर सोसाइटी या फिर लीगल फाइनेंशियल एनवायरनमेंट में काफ़ी पॉजिटिवली देखी गई ये चीज़, क्योंकि ये चीज़ टाइम सेविंग हो गई, एफिशिएंट हो गई। इसका वैसे देखा जाए तो ये चीज़ एज एन प्रोसेस काफ़ी अच्छी रही, सक्सेसफुल रही और भी अभी आने वाली समय में हम देखेंगे इसमें प्रोग्रेस होने ही वाले हैं। सो मेरे हिसाब से सरफेसी, डीआरटी, एनसीएलटी ये सब जो रिकवरी के एक हम कह सकते हैं कि टूल्स फॉर रिकवरी फॉर बैंक, सो ये काफ़ी कारगर, सक्सेसफुल रहे बैंक्स के लिए और लीगलाइज रहे अब कस्टमर्स के लिए। कस्टमर्स के साथ ऐसा नहीं हो रहा है कि बैंक्स कुछ गलत कर रही है इन सब के देखरेख में रहते हुए। ये चीज़ एक अच्छी रही ऐसा मुझे लगता है। ये सब मेरा ओवरव्यू है। अब इस सब में हमारे ये सब मुझे लगता है ऐसा है, इस सब में हमारे सीनियर भी है जो जिन्होंने हमें काफ़ी सिखाया है। एडवोकेट एस.ए. देशपांडे सर जिनसे हम सीखते हैं, जिनकी प्रेरणा से हम काम करते हैं, उनके साथ काम करते हुए हम आज तक चल रहे हैं। तो आके भी करते रहेंगे ऐसी अपेक्षा रखते हैं। आज के इंटरव्यू में या फिर इस लेक्चर में मुझसे कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर कोई माहिती अगर गलत शेयर हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए।
बाकी आज का इतना विषय कहकर मैं रुकता हूँ। धन्यवाद। मिस्टर दीक्षित, थैंक यू वेरी मच। और एक अच्छा आपने एक ओवरव्यू सरफेसी का दिया, और ये जो सरफेसी ये जो टर्म है इसका जो एक लंबा डेफिनेशन है तो वो आपने काफ़ी सक्सेसफुली दिया, इसका ही एक अच्छी बात है। नाइस इंटरव्यू। आई थिंक ये बहुत इंफॉर्मेटिव होगा बिकॉज काफ़ी अच्छा आपने स्टेप बाय स्टेप इसको लिया हुआ है। सो हमूराबी की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड दिस इज़ अ स्मॉल टोकन फ्रॉम हमूराबी टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।